स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डेटा हमें ये बताता है कि जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं, जो कि शायद किसी अन्य इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम इतना बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन की बात आती है तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाते समय हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने फंड का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, और पोर्टफोलियो बनाते समय बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ, यानी जब आपका टाइम होराइजन कम से कम 10 साल या फिर उससे ऊपर है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एक्सपोजर स्मॉल कैप कैटेगरी को देना चाहिए, ऐसा आपको वीडियोज़ में बताया जाता है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने इस परसेप्शन को लेकर के गलत फंड अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न हमें नहीं मिल पाता है। इसी टॉपिक पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि जैसे लार्ज कैप का फंड जो हो गया वो स्टेबल होता है, लेकिन रिटर्न भी उसकी तुलना में कम देखने को मिलता है। मिड कैप का जो फंड होता है वो लार्ज की तुलना में थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, लेकिन रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा रिस्की फंड स्मॉल कैप कैटेगरी को माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन लार्ज और मिड की तुलना में सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यही बना करके देते हैं। तो जब भी हमारा लॉन्ग टर्म का विजन होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो हम अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में परसेप्शन ये बना हुआ है कि स्मॉल कैप कैटेगरी ही वो कैटेगरी है जो कि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकती है। लेकिन हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का गलत फंड आपने सेलेक्ट कर लिया तो लार्ज कैप से भी कम आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी, जब आपका लॉन्ग टर्म का विजन है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उस समय स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी आपको लार्ज कैप की तुलना में अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकता है। लेकिन जब भी बात आएगी इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड जो होगा वो लार्ज कैप का जो इंडेक्स फंड है वो स्मॉल कैप के इंडेक्स को बीट कर देगा। टेक्निकल डेटा के हिसाब से चलिए एनालिसिस करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक इंडेक्स देख पा रहे निफ्टी 100। निफ्टी 100 यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 100 तक बीएससी और एनएससी एक्सचेंज में जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी देश की सबसे बड़ी 100 कंपनीज, जिसे आप लार्ज कैप की कंपनी के नाम से जानते हैं, इनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये किस बेसिस पर किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस मेथड से यहाँ पर वेटेज निकाला जाएगा। यानी जिस कंपनी का जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होगा उसमें आपका वेटेज उतना ही हाई होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी में फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एलोकेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे इस इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज का एलोकेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी जो कंपनी है निफ्टी 100 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो HDFC बैंक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद से रिलायंस इंडस्ट्रीज का नंबर आता है, वो दूसरे नंबर पर है। इसके बाद से ICICI बैंक का नंबर आता है, वो तीसरे नंबर पर है। और इसी प्रकार से ये रिस्पेक्टिवली आपका वेटेज यहाँ पर तय होता है। अगर बेस डेट 2003 से ये निफ्टी 100 का है, यानी कि देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी का ये इंडेक्स है, और 2003 के बेस डेट से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो एक साल में इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया है वो लगभग 39% का दिया है, और 5 साल में जो रिटर्न बना करके दिया है लगभग 19.5% का। और सिंस इंसेप्शन यानी 2003 से अब तक इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगभग 18% का ये रिटर्न है। ध्यान से देखिए, लगभग 18% का ये रिटर्न बना करके दे रहे हैं। वहीं पर स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इसमें कौन सी कंपनी शामिल होगी, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा सीरियल नंबर 1 से लेकर के 100 तक लार्ज कैप की कंपनी होती है, 101 से लेकर के 250 तक यानी 150 कंपनी मिड कैप की कंपनी होती है, और 251 से लेकर के 500 तक ये स्मॉल कैप की कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज जो रैंक्ड हैं, यानी जो सीरियल नंबर 251 से 250 तक लिस्ट हैं, उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पर कितने स्टॉक्स में पैसा जाएगा, आपका टोटल 250 स्टॉक्स में पैसा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 250 ये आता है। ठीक है, अब ये 250 स्टॉक में पैसा जाएगा तो ये सारे जो स्टॉक होंगे वो स्मॉल कैप कैटेगरी के होंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी होने का क्या शर्त है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000
करोड़ से नीचे का होगा। अब यहाँ पर वेटेज कैसे तय होगा, तो यहाँ पर भी वेटेज जो होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मेथड से तय किया जाता है। यानी स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा उनमें आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर 20% का एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स का यहाँ पर 13% का, हेल्थ केयर का यहाँ पर लगभग 11.5% का, केमिकल्स का 7.5% का। और अगर कंपनी वाइज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इनका एलोकेशन है। जो निफ्टी 100 मैंने दिखाया यानी कि लार्ज कैप का इंडेक्स, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का एक्सपोजर किस प्रकार से तय हो रहा है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर रिटर्न की बात करूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बेस डेट जो 2005 का है, उससे अगर मैं पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो एक साल का रिटर्न यहां पर निफ्टी 100 से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 5 साल का भी रिटर्न आपको निफ्टी 100 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात आएगी सिंस इंसेप्शन की तो इनका रिटर्न निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप से भी कम है। लार्ज कैप का जो निफ्टी 100 था उसका रिटर्न जो था वो 17.97% का था, 17.97% का था, और इसका रिटर्न 17.50 का है यानी 17.5% का, यानी लगभग आधा परसेंट का डिफरेंस आ रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है वो लगभग आधा परसेंट आपको कम रिटर्न बना करके दे रहा है लार्ज कैप की तुलना में। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हमारे माइंड में परसेप्शन के तौर पर डाल दी गई हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की जब आप बात करेंगे तो नो डाउट वहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी लार्ज कैप कैटेगरी को बीट कर पाएगा, लेकिन जब इंडेक्स की बात आएगी तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो बीट नहीं कर पा रहा है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को। अब अगर कुछ रिस्क फैक्टर की हम लोग बात कर लें, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो हमें ये एवरेज रिटर्न मिल रहा है उससे कितना ऊपर और कितना नीचे ये फ्लक्चुएट कर सकता है। अब यहाँ पर सिंस इंसेप्शन जो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 21.5% के आसपास है, मोटा मोटी राउंड फिगर करके हम लोग 22% मान लेते हैं। तो ये जो इनका एवरेज रिटर्न है 17.5% का, इससे ऊपर लगभग 22% और इससे नीचे लगभग 22% ये रिटर्न दे सकता है। मतलब कि किसी फाइनेंशियल ईयर में ये आपको नेगेटिव में भी रिटर्न दे सकता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर निफ्टी 50 यानी कि देश की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है उससे कंपेयर करके बीटा को अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो एक साल में इनका जो बीटा का वैल्यू है वो 1.03 है, वहीं पर 5 साल में जो बीटा का वैल्यू है वो 0.82 है, और सिंस इंसेप्शन बीटा का वैल्यू 0.79 के करीब है। अब अगर हम लोग बात करें निफ्टी 100 की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिंस इंसेप्शन वो लगभग 21.45 का है, और वहाँ पर 21.68 का था। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इनका कम है लार्ज कैप वाले इंडेक्स का। लेकिन जब आप बात करेंगे बीटा की तो बीटा का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी कि भले ही आपको लग रहा होगा कि लार्ज कैप की कंपनी है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा इनका बीटा नहीं होगा, लेकिन इनका बीटा जो है वो उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि चूंकि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन उससे कम है और रिटर्न उससे ज़्यादा है, यानी कि नो डाउट ये फ्लक्चुएट कम करेगा और आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है लार्ज कैप का जो ये इंडेक्स है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से ज़्यादा। अब कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर मैं लार्ज कैप का जो निफ्टी 100 इंडेक्स है उनका वैल्यूएशन दिखाऊँ आपको, तो इनका जो पीई रेशियो है वो 24.88 का है। पीई रेशियो हमें ये बताता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्न रेशियो, यानी कि एक रुपया रिटर्न कमाने के लिए हमें कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि 1 रुपया कमाने के लिए हमें यहाँ पर लार्ज कैप में 24.88 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पीई रेशियो हमें ये बताता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पीबी रेशियो हमें ये बताता है, यानी प्राइस टू बुक रेशियो, यानी कि मान लीजिए अब चूंकि ये पर्टिकुलर कोई स्टॉक तो है नहीं, टोटल 100 स्टॉक्स को मिलाकर के ये इंडेक्स बनाया गया है, यानी कि टोटल 100 स्टॉक्स में आपके पैसे डाले जाएंगे। तो यहाँ पर पीबी रेशियो या फिर पीई रेशियो एग्जैक्टली हमें तस्वीर तो नहीं साफ कर पाता है, लेकिन जब आप स्टॉक्स की बात करते हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स की, तो वहां पर पीई रेशियो और पीबी रेशियो एग्जैक्टली हमें बता पाता है कि इसका क्या रोड मैप होगा या फिर क्या इसका सिग्निफिकेंट होगा। अब जैसे यहां पर मैं आपको पीबी रेशियो की बात बताऊं तो पीबी रेशियो अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का होगा तो वो हमें यह बताता है कि मान लीजिए वो स्टॉक डूब गया तो उसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, उसके जो भी
मशीनरी होगी, वो सारी चीज़ों को बेच करके जो पैसा रिकवर किया जाएगा वो सारे इन्वेस्टर्स में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि कंपनी डूबा तो आज आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में कितना रुपया आपको मिल पाएगा। मतलब कि अगर आप आज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 1 रुपया मिलेगा बैंक वो जो कंपनी है वो डूबने के कंडीशन में, तो आप उसका लगभग 4 गुना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप 4 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी डूबने के कंडीशन में, वो स्टॉक डूबने की कंडीशन में आपको सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो इंडेक्स है वो 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है, यानी कि 100 कंपनी का जो भी पीबी रेशियो होगा वो एवरेज निकाल करके यहाँ पर बताया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में तो हमें एग्जैक्ट बताया सिग्निफिकेंस देता है, लेकिन जब हम इंडेक्स की बात करते हैं जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स हैं तो वो एवरेज हो जाता है और इस वजह से एग्जैक्टली हमें आंकड़ा नहीं पता चल पाता। लेकिन इसका भी बहुत अहम रोल है जब भी आप अपने लिए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स को चुन रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीई रेशियो आप देख लीजिए, यानी 1 रुपया रिटर्न कमाने के लिए लगभग हमें 25 रुपया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और पीबी रेशियो अभी आप देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है उसके बारे में। स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसका पीई रेशियो लगभग यहाँ पर 33.5% है। यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आपको लगभग 33.5 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इनका वैल्यूएशन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने जो रैली दिखाई है वो लार्ज कैप से ज़्यादा दिखाई है। तो नो डाउट यहाँ पर प्राइस रिटर्न जब आपको ज़्यादा मिला है तो प्राइस भी तो बहुत ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा पा रहे हैं, ये इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि लार्ज कैप की तुलना में अभी वैल्यूएशन जो है वो लो है और स्मॉल कैप की तुलना में वैल्यूएशन हाई है, इसका ये मतलब हो रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें पीबी रेशियो की तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लगभग 4.5% यहाँ पर पीबी रेशियो है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी डूबती है, जो स्टॉक है वो डूबता है, हालांकि ये 250 स्टॉक्स में पैसा डाला जा रहा है तो सबका ये एवरेज हो गया। अगर पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक का होता तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता कि आप 4.5 रुपया लगभग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक डूबने की कंडीशन में आपको 1 रुपया मिलेगा। यानी कि लगभग 4.5 गुना आप पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। अगर कंपनी डूबती है तो आपको सिर्फ उसका 1/4 ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर समराइज़ करें तो ओवरऑल समरी हमें ये बताया जाता है इस टेक्निकल डेटा के हिसाब से कि जो 2005 का बेस डेट है दोनों इंडेक्स का, उसमें स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ा पीछे रह जाता है रिटर्न के मामले में। और ये पर्टिकुलर किसी 1 साल 2 साल का आंकड़ा नहीं है। आज हम लोग 2024 में हैं, 19-20 साल के आंकड़े के हिसाब से ये आपको सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिखाया जा रहा है, जिसमें स्मॉल कैप कैटेगरी आपको 17.5% और लार्ज कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है वो आपको 17.97% का रिटर्न दे रहा है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी नो डाउट हमें अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है लार्ज कैप की तुलना में, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो, जब भी आप इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स जो होगा, अगर आप लार्ज कैप में भी देखेंगे तो लार्ज कैप में 3 इंडेक्स है। पहला निफ्टी 50, दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 और मैं जो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ वो निफ्टी 100 की बात कर रहा हूँ। यानी लार्ज कैप के टोटल 100 स्टॉक्स को मिलाकर के ये इंडेक्स है। तो ये जो इंडेक्स है वो निफ्टी 100 की बात हो रही है। तो निफ्टी 100 ने जो रिटर्न बना करके दिया है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है सिंस इंसेप्शन की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं इस इंडेक्स का चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है 10 साल 15 साल 20 साल, वो अपने पोर्टफोलियो में कई बार क्या करते हैं कि वो 2 स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्टिव मैनेज्ड फंड ले लेते हैं और एक इंडेक्स फंड ले लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि मान लीजिए किसी टाइम फ्रेम में एक्टिव फंड नहीं चल रहा है या फिर इनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है फंड मैनेजर की, तो जो पैसिव फंड है, जो इंडेक्स फंड है, वो हमें अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकता है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो पैसिव फंड आपने लिया स्मॉल कैप कैटेगरी का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, वो आपको रिटर्न के मामले में निफ्टी 100 तक को बीट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि लगभग उसके बराबर का रिटर्न दे रहा है। तो उससे अच्छा तो हमें ये होता ना कि हम निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट कर देते, कम से कम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल तो रहता, क्योंकि देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी में आपका पैसा जाता और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है और साथ ही साथ वो एक तरीके से जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उनका हाई है, यानी कि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट भी आपका करेगा। तो यहाँ पर जब भी आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो होना चाहिए, एग्रेसिव पोर्टफोलियो अगर आपका है लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो उसमें आपको निफ्टी
स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को शामिल करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर आपको एक्टिवली मैनेज्ड जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होते हैं वही शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये इंडेक्स आपको लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप के इंडेक्स से कम रिटर्न बना करके दे रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।